क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। एक मास है एट द एंड ऑफ स्प्रिंग के आखिर में एक मास हमने लगाया हुआ है, ऑसिलेट विद अ पीरियड ऑफ, इसका टाइम पीरियड गिवन है 0.4 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे बुक के जैसा है, अभी आपको समझ में आएगा। डेटा देख लो, टाइम पीरियड गिवन है t 0.4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर। सो डिवाइड बाय 100 कराएंगे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर्स। एक्सेलरेशन यानी कि ए फाइंड करनी है। जो हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फाइंड बहरहाल हमें एक डिफरेंट चीज़ करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड का, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है तो चलो भाई उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है तो 2π√m/k होता है। प्रॉब्लम ये है कि ना ही हमें m पता है ना ही हमें k पता है, तो रुक जाते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन आ रही हो, तो भाई F इज़ इक्वल टू के एक्स, ये भी फार्मूला है हुक्स लॉ जो कि इस्तेमाल होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में। और फिर F इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि मैंने बताया एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक ऐसा फार्मूला तो चाहिए ही होगा। तो एम ए बराबर आएगा के एक्स के, और अगर रिप्लेस कराएं तो के इधर जाके डिवाइड हो सकता है, ए इधर जाके डिवाइड हो सकता है। तो m/k बराबर होगा x/a के, यानी कि जहाँ पे इस फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है ना m/k, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x/a। तो बनेगी इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसी, t इज इक्वल टू 2π√x/a। अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो t² इज इक्वल टू 4π², और यहाँ पे रूट कैंसिल होगा तो x/a आ जाएगा। ए की वैल्यू को अलग करके वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, t का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 4 3.14 का स्क्वायर, और x हम लोगों ने निकाला था 0.06। तो हमारे पास a को इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, और जो 0.5 का स्क्वायर आ रहा है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि भाई उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो होना चाहिए 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, ये सोनोमीटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला हमने उसी में पढ़ा था सोनोमीटर वाले टॉपिक के अंदर। स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ गिवन है 2 मीटर्स, उसका मास गिवन है 0.004 किलोग्राम। उसको स्ट्रेच किया गया है हॉरिजॉन्टली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैचिंग ए 1 किलोग्राम मास टू इट। ठीक है, मास भी गिवन है और मास ऑफ स्ट्रिंग भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक। दो टॉपिक्स को मिलाया है यहाँ पर। अच्छा जी, लेंथ आ गई 2 मीटर्स, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल एम 0.004 किलोग्राम, और जो मास हम अटैच करते हैं वो कैपिटल एम से शो करते हैं 1 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक यानी कि f2। v का फॉर्मूला तो हमें पता है, टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, या पूरा पूरा फॉर्मूला याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाय m/l। वैल्यूज पुट करनी, सब कुछ गिवन है। 1 किलोग्राम का मास था, जी की वैल्यू 9.8, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ स्ट्रिंग है 0.004, और l जो हमें लेंथ गिवन है वो लेंथ है 2 के बराबर। तो फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। नाउ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है स्टेशनरी वेव्स में। Fn बराबर होता है NV/2L। ठीक है, V स्पीड है और बाकी N नंबर ऑफ लूप्स, कौन सा वाला हार्मोनिक है, वो भी दोनों सेम आते हैं उधर। तो हमें सेकेंड हार्मोनिक पता करना था, तो N की जगह पर आया 2। लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन थी बराबर 2 मीटर के, सो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 70/2 आंसर आ जाएगा 35 हर्ट्स के। वेलोसिटी भी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी भी आ गई 35 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक 15 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसको सस्पेंड किया गया है बाय अ स्प्रिंग, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पता करनी है ऑफ द ब्लॉक डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन इट वाज रिलीज्ड, यानी फ्रीक्वेंसी पता करना है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने एक जो है वो ब्लॉक को स्प्रिंग की मदद से, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्प्रिंग की मदद से उस ब्लॉक को लटकाया हुआ है, और हम उसे खींचेंगे तो जाहिर सी बात है वो वाइब्रेट करेगा। अगर मैं उसे नीचे खींचने के बाद छोड़ दूँ तो वो इस तरीके से डाउन एंड अप वाइब्रेट करने लगेगा, तो कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी, वही हमें मालूम करनी है। मास ऑफ ब्लॉक 15 मीटर,
स्प्रिंग कांस्टेंट 5 एक्सपोनेंट 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करनी है यानी कि एफ। अच्छा जी, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग स्टडी करते हैं वो है T इज इक्वल टू 2π/m/k। तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच ये होगा कि पहले हम लोग टाइम पीरियड मालूम कर लेंगे और फिर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की जगह 3.14, मास था 15 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन था 5 एक्सपोनेंट 3। सो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.344 सेकेंड्स। और जैसे ही हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का होती है रेसिप्रोकल, तो 1/0.344 ये बराबर हो जाएगा 2.9 हर्ट्स के। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की उस ब्लॉक की वो 2.9 हर्ट्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। एक स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश करी है 135 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में जो कि दोनों तरफ फिक्स्ड है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स, 4 लूप्स के अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है जब उसको ड्राइव किया गया है 130 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के साथ। डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी पता करनी है बेसिक यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 135 सेंटीमीटर्स, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100, सो आ जाएगा 1.35 मीटर्स। नंबर ऑफ लूप्स हमें पता है 4 हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ हार्मोनिक हमें गिवन है। फोर्थ हार्मोनिक इस वजह से क्योंकि हमें पता है 4 लूप्स हैं, तो F4 से शो करेंगे 130 हर्ट्स एंड वी हैव टू फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज F1। तो फॉर्मूला में पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला Fn इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L होता है। यह जो V ओवर 2L है ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो Fn इज इक्वल टू एन F1 के बराबर होगा। रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू पता करनी है। अच्छा पहले n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू पुट करी तो 4 आ गया। अब रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्योंकि हमें F1 पता करना है तो 4 F4 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। F4 हमें गिवन था 130 हर्ट्स, तो डिवाइड बाय 4 यानी कि 32.5 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15। एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट हो रही है 4 लूप्स में और उस वक्त फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर या मीटर में कर लेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर। नंबर ऑफ लूप्स 4 हैं। फ्रीक्वेंसी चौथे हार्मोनिक की गिवन है 50 हर्ट्स और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर सेंटीमीटर है और फिर इसको हमें ले जाना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर में। तो सिर्फ अगर कभी भी ग्राम पर सेंटीमीटर से किलोग्राम पर मीटर में निकालना होता है तो डिवाइड बाय 0.1 कराएंगे तो वो हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है ना, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय तो ग्राम पर सेंटीमीटर से जब हमें जाना होगा किलोग्राम पर मीटर के अंदर तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 रेज टू दी पावर -1 से, तो वो हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 5 किलोग्राम पर मीटर। ग्राम से किलोग्राम में गए और सेंटीमीटर से गए मीटर में, तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 5 और टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है। सो एज वी नो दैट Fn इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L v अंडर रूट टी ओवर म्यू यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर इस v की वैल्यू को यहाँ पे v की जगह पे रिप्लेस करा दें तो Fn का फॉर्मूला बनेगा n अंडर रूट टी ओवर म्यू अपॉन 2L। सारी वैल्यूज़ पता है हमें, पुट कर देते हैं। Fn हो गया 50, n 4 लूप्स हैं, 2 से ये कैंसिल होके बराबर आ जाएगा 2 के और वो 2 इधर 50 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आएगा 25। बाकी सब कुछ एज इट इज़ t अपॉन 4 एक्सपोनेंट माइनस 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे 625 और t अपॉन 4 एक्सपोनेंट माइनस 5 जो कि फिर इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 0.025 न्यूटन्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। एक कार है, उसका सायरन साउंड कर रहा है 2 किलो हर्ट्स की टोन, 2000 हर्ट्स की टोन। तो व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो हमें मालूम करनी है। द कार अप्रोचेज हिम, कार अप्रोच कर रही है, उसे करीब जा रही है एट 80 किलोमीटर पर आवर। कार जिससे आवाज़ पैदा हो रही है वही मूव कर रही है यानी कि सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। स्पीड ऑफ साउंड 12 किलोमीटर पर आवर गिवन है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 2 किलो हर्ट्स या 2000 हर्ट्स।
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश मालूम करना है, स्पीड ऑफ सोर्स वी एस हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब याद रखो जब सोर्स मूव करती है ना टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, जो कि मैंने आपको समझाया सवाल में क्लियरली मेंशन है, तो हम केस इस्तेमाल करते हैं ये वाला कि एफ डैश बराबर होता है वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, सिर्फ पुट करना है। 1200 डिवाइड बाई 1200 माइनस 80 इंटू 2000 डिवाइड करा के 1.07 आएगा इंटू 2000 2143 हर्ट्स। तो मेन बात ये है कि बस केस पहचान जाओ, बाकी फॉर्मूला तो बहुत ही आसान सा है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर पता लग जाएगा कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंड इन दिस केस 2143 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और मास है उस स्ट्रिंग का 0.004 kg। उसको स्ट्रेच किया गया है हॉरिजॉन्टली, जो कि एक पुली पर से पास होती हुई जा रही है और मास उस पर लटका हुआ है 1 किलोग्राम का, यानी कि सोनोमीटर से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एल से शो करते हैं, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल एम होता है 0.004 इन केस ऑफ सोनोमीटर, एंड मास अटैच टू द स्ट्रिंग कैपिटल एम होता है 1 kg। और फिर वेलोसिटी मालूम करनी है ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फॉर्मूला में पता है एम जी डिवाइड बाय म्यू होता है, या म्यू को हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, एक ही बात है। तो इसी वजह से मैं भी जब डेरिवेशन करवाता हूँ सोनोमीटर की तो बताता हूँ कि एक्चुअली म्यू बराबर होता है एम ओवर एल के। सो सारी वैल्यूज़ तो हमें पता ही है। 1 इंटू 9.8, एम है 0.004 डिवाइड बाई लेंथ है 2, आंसर आएगा इसका 70 मीटर पर सेकेंड। तो बस यही मालूम करना था, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होगी 70 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, एक कार है जो कि इमिट कर रही है नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 490 हर्ट्स। इफ़ द कार अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, जो कार है वो अप्रोच कर रही है एक स्टेशनरी लिसनर के करीब और उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द लिसनर। लिसनर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 334 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है। अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ से शो करते हैं 490 हर्ट्स। स्पीड ऑफ कार जो कि सोर्स है जिसमें से साउंड एमिट हो रहा है, सो वी एस 55 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ये आ जाएगा 15.27 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इस वजह से कन्वर्ट किया है क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी मीटर पर सेकंड में, बस यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते, या फिर हमने जैसे किया सोर्स को किलोमीटर पर आवर से हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। और हमें फाइंड करनी है उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड की, जो कि एफ डैश या एफ प्राइम है। स्पीड ऑफ साउंड इतना ही है 334 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हमें मालूम है इन डॉपलर्स इफेक्ट, जब सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स स्टेशनरी लिसनर, तो एफ डैश बराबर होता है वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस। सोर्स मूव कर रही है और लिसनर जो है वो स्टेशनरी है, लिसनर स्टेशनरी है, सो एफ डैश या एफ प्राइम बराबर होता है वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। और सारी वैल्यूज़ गिवन ही है, पुट करना है सिर्फ 334 डिवाइड बाई 334 माइनस 15.27, जो कि हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 513.4 हर्ट्स। और करीब जाते वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही है और आप देख लो 490 से बढ़ के हो गई 513.4 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, ये भी बुक का ही न्यूमेरिकल है। एक बॉडी जो कि हैंग हो रही है, फ्रंट ऑफ अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 0.5 सेकेंड है। आफ्टर द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो उसको हमने रिमूव कर दिया, तो स्प्रिंग कितना शॉर्टर हो जाएगा जब वो रेस्ट में आया। तो बात ये है कि हम ये भी कह सकते थे, ये भी पूछ सकते थे कि भाई जब हमने ऑब्जेक्ट को हैंग किया तो वो कितना स्ट्रेच हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बॉडी को रिमूव कर दिया तो कितना शॉर्ट हो गया। बात एक ही है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 0.5 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। बाय फिगर इस बात को समझो, स्प्रिंग यहाँ तक का था, ठीक है, हमने क्या करा, हमने उस पर इस बॉडी को हैंग कर दिया, तो बॉडी को हैंग करने की वजह से उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और फिर वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी, और उस वाइब्रेशन की जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है। जैसे ही हम बॉडी को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो सवाल ये है कि वो कितना शॉर्ट हो जाएगा।
या फिर वो ये भी कह सकते थे कि कितना डिस्प्लेस हो जाएगा जब हमने इस बॉडी को हैंग किया था। इसी वजह से मैंने बताया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला शॉर्टर विल द स्प्रिंग, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट ही है। सो ये जो केस है हमारा SHM का केस 1 है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। रुकना पड़ेगा, वजह ये कि ना हमें m पता है ना हमें k पता है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है x, वो भी तो इस फॉर्मूले में नहीं है, उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F बराबर होता है kx के, और फिलहाल जो फोर्स है जो कि इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ मूव करवा रही है वो है उस बॉडी का वेट। इस वजह से हम F की जगह पे W लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू kx, और W क्योंकि खुद बराबर होता है mg के, तो mg बराबर आ जाएगा kx के। अब इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि ये जो m/k लिखा है ना, ये किसी तरीके से बना लो। तो m तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, k को इस तरफ भेज देते हैं, k को इस तरफ भेजेंगे तो m/k हो जाएगा, और g को इस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x/g। तो हमारे पास m/k का आंसर आ जाएगा x/g के बराबर। और फिर इसी m/k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√x/g। नाउ जो चीज़ हमें फाइंड करनी है स्क्वायर रूट के अंदर है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, t² इज इक्वल टू 4π² x/g। रीअरेंज करो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और रीअरेंज करने के बाद ये हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, g जाके होगा उस तरफ मल्टीप्लाई 0.5 के स्क्वायर के साथ, और 4 और 3.14 का जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.8 एंड 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 0.06 मीटर्स। सो जब हम रिमूव करेंगे उस बॉडी को तो स्प्रिंग शॉर्ट हो जाएगा 0.06 मीटर्स, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे बुक का ही न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, और इसी तरीके से पूछा जाता है आमतौर पे परसेंट फ्रैक्शनल चेंज वाला। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्स, और एयर के अंदर वो एंटर करती है किसी एक रीजन से जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इनिशियली थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा था, वहाँ से जा रही है ऐसे रीजन में जहाँ का टेम्परेचर कुछ कम है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें मालूम करना है परसेंट फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वेवलेंथ, जो उसकी वेवलेंथ में परसेंट फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड f यानी कि 500 हर्ट्स, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बट हम सॉल्व करते हैं केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए प्लस का 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर T2 जो कि 5 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। और हमें फाइंड करना है परसेंट फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। अब ये बात देखिए, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय एक्चुअल। फ्रैक्शनल जब भी मालूम करना है तो चेंज डिवाइड बाय एक्चुअल किया जाता है। किस चीज़ का चेंज निकालना है? चेंज इन वेवलेंथ। इसी वजह से चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ जो पहले थी, यानी कि λ1 ही होगी पहले, तो हमने λ1 का नाम दिया हुआ है उसे। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ बराबर होगा डेल्टा लैम्डा ओवर λ1, यानी कि इनिशियल वेवलेंथ। और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है, परसेंट में पूछा गया है, इस वजह से मैंने परसेंट का साइन लगा दिया, यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंट फ्रैक्शनल चेंज का। तो भाई ये बात तो हमें पता, थोड़ा सा फॉर्मूला ना हमें ड्राइव करना पड़ेगा। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं, बट वो यहाँ पे उनको पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया V इज इक्वल टू KT, ठीक है ना। K में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको आपने अपने थ्योरी में ज़रूर देखा होगा, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये देखा कि भाई कॉन्स्टेंट यहाँ पर आएंगे। इनिशियली क्या हो सकता है, V1 अगर लिखें जब वो 25 डिग्री सेल्सियस वाली जगह में था तो K √T1 आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाद वाली वेलोसिटी को कहते हैं V2, जो कि हो जाएगा K √T2। अब K थोड़ी चेंज होगा, जो कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ जब टेम्परेचर T1 था तो वेलोसिटी V1 थी, टेम्परेचर T2 हो गया तो वेलोसिटी V2 हो गई, कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कराएंगे दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कराते हैं तो V2/V1 आ जाएगा। यहाँ पे K √T2 डिवाइड बाय K √T1। K से K हो जाएगा कैंसिल, और जो T2/T1 लिखा हुआ है इसको एक ही रूट में लिख लो, ये हो जाएगा V2/V1 √T2/T1। T2 था 278, T1 था 298,
इसको सॉल्व करके रूट ले लो तो आंसर आएगा 0.965। ये आंसर v2 अपॉन v1 का आया है। अब एक फॉर्मूला हमें पता है, बात ये है कि ये वेलोसिटीज़ है अभी तक, हमें चाहिए वेवलेंथ, तो हमें वेलोसिटी से वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला जो हमें पता है यूज़ करना पड़ेगा, v बराबर होता है एफ लेमडा के, और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, एफ लेमडा 2 एफ लेमडा 1, एफ से एफ हो जाएगा कैंसिल, चाहे 400 हो 500 हो, जितनी भी गिवन होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कैंसिल होना ही है। हम अलग करेंगे वैल्यू ऑफ लेमडा 2, लेमडा 2 की वैल्यू को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.965 लेमडा 1 के बराबर। अभी हमारे पास लेमडा 2 की वैल्यू आ गई, बट एक्चुअली ना हमें लेमडा 1 निकालना है ना हमें लेमडा 2 निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज किस तरह से मालूम कर सकते हैं, डेल्टा लेमडा बराबर होगा लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। चेंज इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं लेमडा 2 की, लेमडा 1 एज इट इज़ आ गया, लेमडा 2 की वैल्यू 0.965 लेमडा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लेमडा 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.965 लेमडा 1 लिखा हुआ है। 1 में से 0.965 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.035 लेमडा 1 के बराबर। और क्योंकि हमें याद करो, हमें डेटा के अंदर मैंने बताया था डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा 1 चाहिए, तो यही जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है लेमडा, ये वाला 1 इसको भेज देंगे दूसरी तरफ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डेल्टा लेमडा डिवाइड बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू 0.035। ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, तो 0.035 इंटू 100 ये हो जाएगा 3.5%। यानी कि जब साउंड वेव एक हॉट रीजन से कोल्ड रीजन के अंदर जा रही थी, जो भी मेंशन था, तो उसमें फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा परसेंट फ्रैक्शनल चेंज वेवलेंथ के अंदर, वो आएगा 3.5%। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, एक बॉडी हैंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, उसको मोशन में लाया गया तो पता चला उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 0.5 सेकेंड है। आफ्टर द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आई तो उसको हमने रिमूव कर दिया। तो बात यह है कि हमने जब रिमूव करा तो कितना शॉर्टर होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग पहले ऐसे स्टेट में था, हमने बॉडी को हैंग किया तो वो यकीनन कुछ खिंच गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, और फिर वो वाइब्रेट होता रहा। तो जब हम बॉडी को रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाएगा। तो सवाल इस तरह ही पूछा जा सकता था कि ऑब्जेक्ट को लटकाने पर कितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा स्प्रिंग, बट उन्होंने ऐसे पूछा कि ऑब्जेक्ट को हटाने पर कितना शॉर्ट होगा। तो बात यही कि जब हमने ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हैंग किया था तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया था। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन 0.4 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट x हमें फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम में, 2π√m/k। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमें m पता है ना हमें k पता है, हाँ हमें t मालूम है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअली हमें वो चीज़ मालूम करनी है डिस्प्लेसमेंट, वो तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर लिखी हुई ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, रुक जाते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। W यानी कि जो फोर्स है जो कि बराबर होती है kx के, फिलहाल वो फोर्स वेट के तौर पे काम कर रही है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, जो अप्लाई हुई है इसके ऊपर। तो F इजिकल टू kx, जो हुक्स लॉ था उसमें F की जगह पे W लिख सकते हैं। W खुद बराबर होगा mg, तो mg इजिकल टू kx। इसको रीअरेंज ऐसे करा कि m और k एक साथ आ जाएँ, तो m इधर जाके k इधर जाके हो जाएगा डिवाइड m के साथ, और g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा x के साथ, तो ये हो जाएगा x ओवर g, m ओवर k इज इक्वल टू x ओवर g। तो जहाँ पे m ओवर k लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे हम लिख सकते हैं x ओवर g। तो अब x हमें मालूम करना है, t मालूम है, g भी मालूम है, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर रूट वगैरह ख़त्म करो पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स अपॉन जी, टी का स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर एक्स ओवर जी। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है वो 0.5 लिख दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर, बट ये 0.4 ही गिवन था, इस वजह से हमें हमने सॉल्व भी 0.4 से ही करना है। तो टी का स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3.14 का स्क्वायर एक्स ओवर जी। रीअरेंज करेंगे, एक्स को अलग करेंगे, तो एक्स अलग करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर जी यानी कि 9.8 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 और 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 0.039 मीटर्स। तो इसका मतलब जो हम ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे तो जो स्प्रिंग है वो शॉर्ट हो जाएगा 0.039 मीटर्स।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। एक गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करनी है, जबकि जो दोनों वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ 0.8 मीटर है और एक की 0.81 मीटर है, ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी है। फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 0.8, सेकेंड वेव की वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा 2 0.81 मीटर, और बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट्स बन रही हैं उनकी तादाद बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4 बीट्स बन रही हैं हर सेकेंड में। तो जैसी डेटा के अंदर आपने देखा बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो फॉर्मूला बीट फ्रीक्वेंसी का अप्लाई करो, F1 माइनस F2, और मॉड्यूलस आता है क्योंकि F1 भी बड़ा हो सकता है F2 भी बड़ा हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। बहरहाल आप इस मॉड्यूलस को इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर तो आ गया 4, और दूसरी बात यह कि फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है V ओवर लैम्डा। तो F1 के लिए क्या लिखेंगे, V ओवर लैम्डा 1, F2 के लिए लिखेंगे V ओवर लैम्डा 2। V कॉमन आ सकता है, V को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.81, और ये आ जाएगा 1.25, 1.234 आ जाएगा 0.016। और क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए और नेगेटिव तो आ नहीं रहा, तो मॉड्यूलस को ऐसे ही हटा दीजिए, ये वैल्यू जाके इस तरफ हो जाएगी डिवाइड। सो 4 डिवाइड बाय 0.016, ये बराबर हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड के। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस होगी 250 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लॉन्ग है, मास है 0.004 किलोग्राम, उसको स्ट्रेच किया एक फोर्स से। कैलकुलेट द फोर्स इफ द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 140 मीटर पर सेकेंड। यकीनन हम कुछ ना कुछ वेट हैंग करते हैं, सोनोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो लेंथ गिवन है 1 मीटर, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल m से शो होता है 0.004 kg। फोर्स जो अप्लाई होती है स्ट्रिंग पे वो टेंशन ही होती है, इस वजह से डायरेक्टली उसको t से शो कर दिया। और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव 140 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है उसमें हम t ओवर म्यू लिखते हैं। म्यू यानी कि जो लीनियर मास डेंसिटी होता है वो एक्चुअली स्मॉल m डिवाइड बाय l के बराबर होता है। तो मैं तो यही वाला फॉर्मूला कहता हूँ, डायरेक्टली इसी को याद रखो कि भाई ये m डिवाइड बाय l ही होता है, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। 140 इज इक्वल टू t 0.004 डिवाइड बाय 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 140 का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो फिर 0.004 जाके मल्टीप्लाई होगा 19600 से, आंसर आ जाएगा 78.4 न्यूटन, यानी कि जो टेंशन थी स्ट्रिंग में 78.4 न्यूटन। Question number 2 का part 13. A note of frequency of 500 Hz is being emitted by an ambulance moving towards a listener at rest. If listener detects a frequency of 526 Hz, calculate the speed of the ambulance, और speed of sound given है 340 मीटर पर सेकेंड at that moment. देखो 500 Hz की फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है एम्बुलेंस के जरिए, और वो मूव कर रही है एक स्टेशनरी लिसनर की तरफ, जबकि जो लिसनर डिटेक्ट करेगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, तो वो कर रहा है डिटेक्ट 526 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो हमें मालूम करनी है स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, यानी कि जो सोर्स है उसकी स्पीड पता करनी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो 500 है, अपैरेंट जो है वो 526 है। स्पीड ऑफ सोर्स पता करनी है Vs, और स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड वो हमें मालूम है। तो भाई जब सोर्स मूव करती है टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं F' इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V माइनस VS इंटू F। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, सबसे पहले 526 इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 340 माइनस VS इंटू 500, मल्टीप्लाई हो रहा है 500 दूसरी तरफ भेजो जाके डिवाइड हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ ऐसे एज इट इज़। डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा 1.052। ठीक है, अब रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो ये 340 माइनस का VS इस तरफ चला जाएगा, और 1.052 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 340 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ये आ गया 323.1। अब क्या कर रहे हैं, माइनस के VS को अलग करा तो PS प्लस का VS हो गया, और ये प्लस का 323 इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो 340 के साथ माइनस का 323.1 आ गया, बाकी VS अलग हो गया था, तो माइनस करने के बाद हो गया 16.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इतनी स्पीड के साथ एम्बुलेंस मूव कर रही होगी टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। क्वेश्चन नंबर 12, a simple pendulum completes 4 vibration। चैप्टर नंबर 8 का ही न्यूमेरिकल है। एक सिंपल पेंडुलम है, वो कंप्लीट कर रहा है 4 वाइब्रेशन 8 सेकंड के अंदर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा वो कर रहा है
अर्थ की सरफेस के ऊपर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पे वही टाइम पीरियड पता करना है। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, जो वैल्यू ऑफ जी है ऑन द सरफेस ऑफ मून वो 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी के लिहाज से। तो नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, टाइम गिवन है, और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन है। तो याद रखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ लूप 4 हैं, जो कि वो मुकम्मल कर रहा है सिंपल पेंडुलम कितनी देर में, 8 सेकंड के अंदर। और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून पता करना है ना, तो टी के साथ सबस्क्रिप्ट में एम लिख देते हैं ताकि पता रहे टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। और सिमिलरली वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून है ना, तो जी के साथ सबस्क्रिप्ट में हमने एम लिख दिया, तो जी एम बराबर आ जाएगा 1/6 ऑफ जी, यानी कि 1/6 टाइम्स ऑफ जी। ना फॉर्मूला तो हमें पता है टाइम पीरियड का, बट उससे पहले टाइम पीरियड तो निकाल लो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर टाइम पीरियड है कितना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या फ्रीक्वेंसी का आपको पता होगा ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता करना है तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो अगर टोटल टाइम को हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करा दें तो हमारे पास एक जो वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ रहे हो, टोटल टाइम जितना भी टाइम लगा है, तो अगर मैं उसको डिवाइड करा दूं नंबर ऑफ वाइब्रेशन से तो मेरे पास एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं, टोटल टाइम स्मॉल टी से शो करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हमने, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पर आ गया एन। नाउ टाइम कितना था, टाइम था 8 सेकेंड, और वाइब्रेशंस कितनी हुई हैं, वाइब्रेशंस हुई हैं 4। तो 8 डिवाइड बाय 4, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 सेकेंड के बराबर। अब याद रखो ये जो टाइम पीरियड आया है ना, इसके साथ मैंने ई लिखा नहीं है, लेकिन याद रखो ये है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर 2 सेकेंड है। अब देखना ये है कि वहां पे जाके टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, फॉर्मूला टाइम पीरियड का अगर इस्तेमाल करें ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो वैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है ना, लेकिन फॉर मून हमने क्या कर दिया, सबस्क्रिप्ट में इसके साथ भी एम लिखा और इसके साथ भी एम लिख दिया। अब लंबाई थोड़ी बदलेगी, वैल्यू ऑफ जी बदलेगी, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बदलेगा। ठीक है, हम उसी पेंडुलम को लेकर जा रहे हैं उठाकर, हम उसकी लंबाई को चेंज नहीं कर रहे, इस वजह से एल के साथ एम या ई कुछ भी नहीं लिखा। सो रुक जाते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब यही फॉर्मूला अगर मैं लिखूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए क्या करेंगे, एम हटा देंगे, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, जो कि थी ऑन द सरफेस ऑफ मून, और जो आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, वो आई है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, वो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के लिए आई है, और वो है इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें डिवाइड कराना है। ठीक है ना, हमें इक्वेशन नंबर 2 को 1 से या इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कराना है। तो बहरहाल हम 2 को 1 से डिवाइड करा देते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा टी एम अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये वाला मून के लिए है एल ओवर जी एम डिवाइड बाय 2 पाई, और ये एल ओवर जी आ गया फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने दोनों इक्वेशंस को करा दिया डिवाइड, और राइट हैंड साइड पे आप देखो तो टी एम अपॉन टी कर दिया। टी एम अपॉन टी इसी वजह से किया क्योंकि ऊपर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आएगी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे गलती से 2 डिवाइड बाय 1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड करा रहे हैं 2 से, तो जो मून वाली वैल्यूज हैं वो ऊपर आ रही हैं, और जो अर्थ वाली वैल्यूज हैं वो आ रही हैं नीचे। ठीक है, अब डिवाइड के साइन को चेंज करो मल्टीप्लाई में, हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो बाद वाली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे जी ओवर एल हो जाएगा। फाइनली जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और अगर रूट में देखा जाए तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास बचेगा जी ओवर जी एम, और राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टी एम अपॉन टी। ठीक है, देख लो आ गया जी अपॉन जी एम। नाउ सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमें टी एम की वैल्यू मिल जाए। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना था, वो 2 था, जो एक्चुअली हमने पता करा, और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का 1/6 होती है, तो हमने वैल्यू पुट नहीं करी, बल्कि हमने क्या कर दिया 1/6 जी ही लिख दिया, जिसका फायदा पता क्या होगा, जी से जी हो जाएगा कैंसिल। अब 1/1/6 ये खुद बराबर होता है 6 के, सो 2 इंटू अंडर रूट 6 ये बराबर आ जाएगा 4.89 सेकेंड। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ द दैट पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, 4.89 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर बस आंसर ही मेंशन करना है, यही तो हमें मालूम करना था। आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून इज 4.89 सेकेंड्स। ठीक है, 4.89 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगा।